बैकलिंक के बारे में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में काम करते हैं या फिर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि बैकलिंक अगर प्रॉपरली नहीं बनाया जाए तो ये आपकी वेबसाइट को, आपके ब्लॉग को फायदा करने की जगह नुकसान भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर्स में बैकलिंक फैक्टर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका हमारी सीरीज में, जो कि गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैकलिंक रिलेटेड फैक्टर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो ये टोटल फैक्टर्स हैं 46 फैक्टर्स जो हम डिस्कस करेंगे, बट ये फैक्टर्स कुछ ज़्यादा हैं। अगर एक वीडियो में मैं इसको कवर करूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहले 26 बैकलिंक फैक्टर्स और दूसरे वीडियो में बचे हुए 20 बैकलिंक फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। बट गाइज, एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, अगर आप बैकलिंक्स को बनाते हैं टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल दीज फैक्टर्स, तो डेफिनेटली आपके बैकलिंक से आपके ब्लॉग या आपकी वेबसाइट को बेनिफिट ही होगा। नहीं तो क्या होता है कि हम बैकलिंक्स बनाते रहते हैं, बहुत सारे बैकलिंक्स बना देते हैं, बट हमारी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो भी ऊपर नहीं आती, ना ही हमें कुछ प्रॉपर ट्रैफिक मिल पाता है। तो जो हमारा पर्पस है बैकलिंक बनाने का, वो हमारा डिफीट हो जाता है। बट अगर हम इन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करें, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से करें, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी। तो आज का ये वीडियो एक्चुअली यूजफुल है उन सभी लोगों के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में वर्क कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट जो हमारी कंप्लीट सीरीज है गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर्स, ये सभी लोगों के लिए काम की है, बट स्पेशली आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह के और भी काम के वीडियोस मैं लेके आता रहता हूं और मैं नहीं चाहता कि वो वीडियोस आप मिस करें। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और फटाफट जानते हैं कि ये बैकलिंक फैक्टर्स क्या हैं। फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये हैं हमारे बैकलिंक फैक्टर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैकलिंक फैक्टर से, जो कि है लिंकिंग डोमेन एज। जी हाँ, जब आप बैकलिंक आपको मिलता है किसी ऐसे डोमेन से जो कि काफ़ी पुराना है, तो डेफिनेटली जो उसकी जो पावर होगी वो ज़्यादा होगी और वो लिंक काफ़ी पावरफुल होगा एज कंपेयर टू बैकलिंक फ्रॉम अ न्यू डोमेन। अगर किसी नए डोमेन से आपको बैकलिंक मिल रहा है तो वो उतना ज़्यादा पावर कैरी नहीं करेगा। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं जिस समय पे आप बैकलिंक एक्चुअली बना रहे हैं या ले रहे हैं कहीं से, आप ये देख सकते हैं कि डोमेन की एज क्या है, और ये बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं। गूगल पे इससे रिलेटेड काफ़ी सारे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं चेक करने के लिए कि डोमेन एज क्या है। इनफैक्ट एक टूल है जो कि आपको ये बताता है कि इस डोमेन का स्पैम स्कोर क्या है। मैंने पीछे की वीडियोस में भी बताया, स्पैम स्कोर चेकर अगर आप जाकर के गूगल में सर्च करेंगे तो वो टूल आ जाएगा, और वहाँ पे अगर आप डोमेन को सबमिट करते हैं तो आपको स्पैम स्कोर भी पता चल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैकलिंक लेने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही में आपको पता चल जाएगा उस डोमेन की एज भी। तो गाइस, दूसरा बैकलिंक फैक्टर है नंबर ऑफ लिंक। तो गाइस, दूसरा बैकलिंक फैक्टर है नंबर ऑफ लिंकिंग रूट डोमेन्स। जी हाँ, नंबर ऑफ लिंकिंग रूट डोमेन्स मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे 1000 बैकलिंक्स हैं, राइट। तो अब ये जरूरी तो नहीं है कि 1000 बैकलिंक्स 1000 वेबसाइट से ही होंगे। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसे होंगी जिनसे आपको मल्टीपल बैकलिंक्स ऑटोमेटिकली मिले होंगे या आपने बनाए होंगे। तो गाइज, इसका मतलब ये है कि जो एक्सक्लूसिव डोमेन्स हैं, मान लीजिए उस 1000 में से 100 डोमेन है जो कि आपको रेफर कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप उसको किसी भी टूल से सर्च करेंगे तो वो रेफरिंग डोमेन में आएगा। तो रेफरिंग डोमेन वो डोमेन्स होते हैं जो एक्चुअली आपको लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस रैंकिंग फैक्टर से ये बताने का मतलब है कि अगर आपके जो लिंक्स हैं वो जितने ज़्यादा यूनिक डोमेन से होंगे, उतनी ज़्यादा आपको उसकी वेटेज मिलेगी, क्योंकि हर डोमेन की अपनी एक वेटेज होती है, जो कि एक बार अगर आपको उससे लिंक मिल जाता है तो वो एक्चुअली अगर मल्टीपल टाइम्स मिले या एक बार मिले तो उससे एक्चुअली डोमेन अथॉरिटी पे फर्क नहीं पड़ता है। तो आप अगर कोशिश करेंगे कि एक वेबसाइट से कम लिंक्स लें, ज़्यादा कोशिश करें कि डिफरेंट वेबसाइट से ज़्यादा लिंक लें, तो वो उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा आपकी रैंकिंग में।
तीसरा बैकलिंक फैक्टर है नंबर ऑफ लिंक्स फ्रॉम सेपरेट सी क्लास आईपीज। तो गाइज मैंने सी क्लास आईपीज के बारे में लास्ट वीडियो में आई थिंक डिस्कस किया है, तो बट मैंने बहुत डिटेल में आपको नहीं बताया था, तो यहाँ हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे। पहले हम ये जानेंगे कि सी क्लास आईपीज होता क्या है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आईपी होते हैं डिजिट्स में ऐसे 4 ब्लॉक्स होते हैं जिनको हम आईपी कहते हैं, जिसमें 3-3 डिजिट्स होते हैं, जिसमें मैक्सिमम होता है 255। तो गाइज जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक आईपी मैंने दिखाया हुआ है स्क्रीन पे, और इसमें जो थर्ड ब्लॉक है जिसमें 111 लिखा हुआ है, इसे हम सी ब्लॉक कहते हैं। पहला ए ब्लॉक, दूसरा बी ब्लॉक, तीसरा सी ब्लॉक है, चौथा डी ब्लॉक। तो जो सी क्लास आईपी का मतलब है जिनके अंदर जो सी ब्लॉक है वो सिमिलर है, इसका मतलब वो सारी वेबसाइट सेम सर्वर से आ रही हैं। तो गूगल को या किसी भी सर्च इंजन बॉट को बहुत आसानी से पता चल जाता है आईपी एड्रेस से कि ये वेबसाइट सेम सर्वर से आ रही हैं। तो वो नॉर्मली यही उसको लगता है कि ये सारी की सारी साइट्स जो हैं एक ही जने की हैं, या फिर ये साइट्स एक्चुअली क्रिएट की गई हैं खाली बैकलिंक देने के लिए। तो अगर ये चीज़ हमारी डिफरेंट रहेगी तो डेफिनेटली हमको उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। ऑल्दो आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ हम पता कैसे लगाएंगे, तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है। आप किसी भी डोमेन की हुइज चेक करके आप ये पता लगा सकते हैं, या आप कुछ ऐसे टूल्स ऑनलाइन फ्री अवेलेबल हैं जिनसे आप ये पता लगा सकते हैं किस होस्टिंग पे ये होस्टेड है, तो वहाँ से आपको आईपी एड्रेस मिल जाता है। तो अगर आप आईपी एड्रेस भी लिस्ट कर लेते हैं साथ में और कोशिश करते हैं कि ये सी क्लास आईपी जो है ये डिफरेंट हो जिन पे आप लिंक्स बनाएं, तो डेफिनेटली उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। और कभी भी गूगल को या किसी सर्च इंजन जो बॉट है या इंजन है उनको ये नहीं लगेगा कि आप किसी तरह की भी स्पैम एक्टिविटी में या किसी तरह के एक्चुअली इस तरह की वेबसाइट जो कि हम पीबीएन कहते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो गाइज ये था हमारा थर्ड बैकलिंक फैक्टर। फोर्थ बैकलिंक फैक्टर है हमारा नंबर ऑफ लिंकिंग पेजेस। ऑल्दो गेटिंग लिंक्स फ्रॉम मोर नंबर ऑफ रेफरिंग डोमेन, जैसा हमने सेकंड पॉइंट में बात की थी, ये इंपॉर्टेंट जरूर है ये फैक्टर, बट साथ ही साथ एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई एक ऐसी वेबसाइट है जिसके जो पेजेस हैं उनकी पेज रैंक बहुत ज्यादा है, उनकी पेज अथॉरिटी बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली अगर उसके जो हाई अथॉरिटी के पेजेस हैं उनसे अगर आपको लिंक मिलते हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। ऑल्दो वो एक ही डोमेन से भी मिलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा वहां पे कहना बेसिकली ये था, अगर दोनों पॉइंट्स को हम क्लब कर दें कि ऐसे डोमेन्स जिनके ऐसे पेजेस हैं जिनसे बहुत ज्यादा अथॉरिटी भी नहीं है, उनसे अगर आप मल्टीपल लिंक्स लेते हैं, उससे बेटर ये है कि आप डिफरेंट डिफरेंट डोमेन से लीजिए, और जिस डोमेन पे एक्चुअली पेजेस की अथॉरिटी बहुत अच्छी है, पेज रैंक बहुत अच्छी है, उन पेजेस से अगर आपको लिंक मिल जाता है तो उसका कोई भी मुकाबला नहीं होगा। तो गाइज इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ बैकलिंक फैक्टर, बैकलिंक एंकर टेक्स्ट। तो एंकर टेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपका एंकर टेक्स्ट कीवर्ड रिच एंकर टेक्स्ट है तो वो एक्चुअली उसके अंदर एड ऑन का काम करेगा। अगर आपका एंकर टेक्स्ट ऐसा है जिसके अंदर कीवर्ड भी है, मान लीजिए जिस भी साइट से आपको लिंक मिल रहा है वहां पे आप एक एंकर टेक्स्ट ले रहे हैं, जिस एंकर टेक्स्ट जो एक्चुअली एक कीवर्ड रिच एंकर टेक्स्ट है, तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। इनफैक्ट उस एंकर टेक्स्ट से अगर लिंक होता है वाला जो परमा लिंक है उसके अंदर भी वही कीवर्ड हो, और उसके बाद जो आपका परमालिंक यानी आपका आर्टिकल है वहां पे भी वही कीवर्ड होगा, तो वो एक अथॉरिटी सिग्नल होगा गूगल के लिए, एंड डेफिनेटली वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो गाइज कोशिश करिए कि आप रिच एंकर टेक्स्ट के साथ बैकलिंक ले पाए। सिक्स्थ बैकलिंक फैक्टर है ऑल्ट टैग फॉर इमेज लिंक्स। तो गाइज आप लोगों को पता है कि इमेजेस भी हेल्प करती हैं सर्च इंजन में रैंक करने। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो इमेजेस के लिए एक अलग सर्च ऑप्शन है। इनफैक्ट इमेजेस पे बहुत ज्यादा सर्च आती हैं, बट एक्चुअली लोग उसको उतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, बट आप इमेजेस को भी यूज कर सकते हैं फॉर सर्च इंजन एंड रैंकिंग योर वेबसाइट्स। तो जो भी इमेजेस आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के ऊपर डाल रहे हैं उन इमेजेस का ऑल्ट टैग जरूर डालिए, और ऑल्ट टैग के अंदर जो भी आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं अगर उस इंफॉर्मेशन के अंदर कीवर्ड्स आ जाते हैं तो वो एक्ट करता है एज अ एंकर टेक्स्ट फॉर योर इमेज। और अगेन एंकर टेक्स्ट की जैसे मैंने पीछे भी आप लोगों से बात की कि अगर वो कीवर्ड रिच है तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करता है। तो एंकर टैग जरूर डालना है, और ऑल्ट टैग के अंदर आपको बेसिकली खाली कीवर्ड नहीं ऐड कर देना है। ऑल्ट टैग बेसिकली होता है जहाँ पे आप ये स्पेसिफाई करते हैं कि एक्चुअली इमेज में क्या दिख रहा है, क्योंकि जो लोग वो इमेज देख नहीं सकते हैं या कहीं पे वो इमेज लोड नहीं हो पा रही है, वो एक्चुअली टेक्स्ट से उस चीज को इजीली समझ सकते हैं कि वो टेक्स्ट एक्चुअली क्या कह रहा है। क्योंकि कई बार लो
इंटरनेट स्पीड की वजह से बहुत जगह पे कोई भी इमेज लोड नहीं होती है, बट वो टेक्स्ट जरूर दिख जाता है जो कि ये बता रहा है कि वो इमेज क्या कहना चाहती है। साथ ही में जो बॉट्स है उनको भी पता चल जाता है कि उस इमेज में एक्चुअली आपने क्या दिखाया है। तो अगर आप उस इमेज को डिस्क्राइब कर रहे हो ऑल टेक्स्ट से और साथ में उसके अंदर आप कीवर्ड भी ऐड कर दें तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। तो गाइस, सेवेंथ बैकलिंक फैक्टर है लिंक्स फ्रॉम edu and .gov डोमेन्स। ऑल्दो गूगल ने कहा है कि वो जो भी लिंक्स edu डोमेन्स या .gov से हैं उनको इग्नोर करता है, बट स्टिल गाइस उसकी रिलेवेंस है। रिलेवेंस ऐसे है कि एक्चुअली में अगर आप एक वैलिड लिंक या वैलिड कमेंट या जो भी कंटेंट है इन साइट्स पे डालते हैं तो आपको वहां से मिलता है अच्छा खासा ट्रैफिक, रिलेवेंट ट्रैफिक, और वो ट्रैफिक एक्चुअली एक्ट करता है आपकी साइट की रैंकिंग को बढ़ाने में। खाली बैकलिंक बढ़ाने से हमारी साइट का ट्रैफिक नहीं बढ़ता है गाइज। बैकलिंक के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रैफिक आना आपकी साइट पे। मान लीजिए आपकी साइट पे बहुत सारे बैकलिंक्स बने हुए हैं बट ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली उसका कोई भी आपको फायदा नहीं होने वाला है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी साइट पे ट्रैफिक आना चाहिए, और इन साइट से आपको बल्क में ट्रैफिक मिल सकता है अगर आप प्रॉपर तरीके से लिंक क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को वैल्यू दे रहे हैं उस लिंक या उस इंफॉर्मेशन के जरिए। तो गाइस अब हम आ जाते हैं अपने 8th बैकलिंक फैक्टर पे, अथॉरिटी ऑफ लिंकिंग पेजेस। द अथॉरिटी ऑफ लिंकिंग पेजेस इज आल्सो important ranking factor according to Google's algorithm. So if you like to get a link for a high page rank page, then it's beneficial to increase ranking of the website. तो मैंने आप लोगों से बोला कि पेज अथॉरिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लिंक मिल रहा है किसी हाई अथॉरिटी पेज से तो डेफिनेटली वो बेनिफिशियल है आपकी रैंकिंग को बढ़ाने में। अथॉरिटी फ्रॉम लिंकिंग डोमेन, तो सिमिलरली जैसे हमने पेज की बात की उसी तरीके से अथॉरिटी ऑफ लिंकिंग डोमेन भी इंपॉर्टेंट है और उसी से आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ती है। तो गाइज अगर आपको लिंक मिल रहा है किसी हाई अथॉरिटी डोमेन से तो डेफिनेटली वो आपके लिए बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू लो अथॉरिटी डोमेन। 10th बैकलिंक फैक्टर है लिंक्स फ्रॉम कंपटीटर्स। तो गाइज लिंक फ्रॉम कंपटीटर्स ऑल्दो सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, कंपटीटर आपको लिंक क्यों देगा, बट अगर आपको अपने कंपटीटर से लिंक मिल जाता है तो उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। इनफैक्ट आपको उससे ज़्यादा हाई अथॉरिटी के डोमेन से भी अगर लिंक मिल रहा है और एट द सेम टाइम आपको एक कंपटीटर से लिंक मिल जा रहा है तो उसकी वेटेज कहीं ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू एनी अदर हाई अथॉरिटी डोमेन जो कि नॉन कंपटीटर है। तो कंपटीटर से लिंक ले सकते हैं गाइज, ये डिपेंड करता है कि आपके अपने कंपटीटर से किस तरह के रिलेशन है। अगर आप लोग एक बेसिकली एक एसोसिएशन में वर्क करते हैं और आप आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ पॉसिबल है, आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं एंड इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। एक्चुअली में इससे आपको विजिटर्स या आपको जो ट्रैफिक है वो भी मिलता है और साथ ही साथ गूगल के लिए भी ये काफ़ी अथॉरिटी लिंक बन जाता है। 11th बैकलिंक फैक्टर है लिंक फ्रॉम बैड नेबरहुड। सो गाइज ऐसी वेबसाइट्स जो कि बैड हैं गूगल की नज़र में, जो कि स्पैमी है या फिर गूगल की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो नहीं कर रही हैं, ऐसी वेबसाइट से लिंक नहीं लेना चाहिए। आपको हमेशा वेबसाइट को चेक करना चाहिए जिससे पहले कि आप उससे लिंक लें। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आपको वेबसाइट का स्पैम स्कोर चेक करना चाहिए, वेबसाइट का कंटेंट भी एक बार देख लेना चाहिए और कुछ चीज़ें आपको डेफिनेटली देख लेनी चाहिए। एज की तो पीछे हमने बात ही की थी। तो ऐसी वेबसाइट्स जिनकी एक्चुअली स्पैमिंग ज़्यादा है और उन पे छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं खाली लिंक देने के लिए, उनसे कभी भी लिंक नहीं लेना चाहिए। जिन पर सबसे ज़्यादा गेस्ट पोस्ट लिखी हुई हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव बेसिकली होता क्या है, लिंक्स दे करके अर्निंग करना। तो ऐसी वेबसाइट को गूगल बहुत आसानी से पहचानता है और ऐसी वेबसाइट से लिंक लेने का आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो मान लीजिए ऐसा भी होता है कि कई बार ऐसी वेबसाइट्स आपको ऑटोमेटिकली लिंक दे देती हैं, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर ऐसी वेबसाइट्स आपको लिंक दे देती हैं तो पहले तो आप ये करेंगे कि उन वेबसाइट्स का अगर आपको ईमेल आईडी मिल जा रहा है तो उनको आप कांटेक्ट करके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ये लिंक हटा दें। अगर मान लीजिए कुछ दिन में वो लिंक हटा दे नहीं है तो आप गूगल का एक डिस्वो टूल होता है उसका यूज करके उन लिंक्स को हटा सकते हैं। और डिस्वो टूल को कैसे यूज करना है बहुत सिंपल है गाइस, बट उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है। वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है और उसका लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो डेफिनेटली बात है कि आप उसको यूज करके आप डिस्वो टूल का यूज कर सकते हैं। तो पहला स्टेप तो ये होगा, आप वेबसाइट ओनर को कांटेक्ट करेंगे। अगर वो हफ्ते 10 दिन 15 दिन में वो लिंक नहीं हटाता है, रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो फिर आप इसका यूज करके गूगल को ये बता सकते हैं
कि ये लिंक है, ये डोमेन है और इसको रिमूव करना है, क्योंकि जो यूजर है आपने ये लिंक क्रिएट नहीं किया है और बेसिकली आपको ऑटोमेटिकली मिल गया है और जो यूजर है, ओनर है, वो भी उसको रिमूव नहीं कर रहा। तो बेसिकली डिस्ट्रो टूल में सबमिट करने का बेसिक मतलब ही यही होता है, तभी किया जाता है जब एक्चुअली वो लिंक आप खुद से हटा नहीं पा रहे हैं और जिसने वो लिंक दिया है वो भी उसमें रिस्पॉन्स आपको नहीं दे रहा है, तो विद इन अ मंथ ये लिंक गूगल खुद से रिमूव कर देती है। 12th बैकलिंक फैक्टर है गेस्ट पोस्ट। गाइस, गेस्ट पोस्ट से लिंक नहीं लेना चाहिए अनलेस एंड अनटिल वो गेस्ट पोस्ट अच्छी हो, और अगर आपको लिंक लेना भी है गेस्ट पोस्ट से तो आप ऐसी गेस्ट पोस्ट क्रिएट करिए जो थोड़ी सी वैलिड लगे। छोटी छोटी गेस्ट पोस्ट 200 300 400 500 वर्ड की से आप एक्चुअली कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि गूगल उस चीज को समझ चुका है कि लोग गेस्ट पोस्ट क्रिएट करके लिंक एक्सचेंज करते हैं। तो अगर गेस्ट पोस्ट को थोड़ा सा बेटर बनाया जाए 700 800 1000 वर्ड के आसपास, तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट होगा। बट कोशिश ये करिए कि आप लिंक लें मेन आर्टिकल, प्रॉपर आर्टिकल से इंस्टेड ऑफ गेस्ट पोस्ट, क्योंकि वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है। इनफैक्ट अगर आप किसी साइट से लिंक लेने जा रहे हैं तो उस पर गेस्ट पोस्ट सबमिट करने के बजाय अगर कोई रिलेवेंट कंटेंट आपको उसमें मिल जा रहा है और एक कीवर्ड मिल जा रहा है जिसपे आपको लिंक मिल सकता है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो उस कीवर्ड पे एक्चुअली आपको लिंक दें। उससे उनको भी बेनिफिट है कि उनको एक अच्छा एक्सटर्नल लिंक मिल रहा है जो कि कीवर्ड रिच है। तो एक एक्सटर्नल लिंक की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है एक वेबसाइट में, खाली इंटरनल जो लिंक्स मिल रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो एक्सटर्नल लिंक अच्छा मिल रहा है, उसमें एक अच्छा कंटेंट है, अगर उसको आपका कंटेंट अच्छा लगेगा तो ये काफी चांसेस है कि आपको उस लिंक के ऊपर जो है उस एंकर टेक्स्ट के ऊपर आपको लिंक मिल जाए, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू गेस्ट पोस्ट। गाइस, अब बारी आती है 13th बैकलिंक फैक्टर की, जो कहता है लिंक्स फ्रॉम एड्स। गूगल डज नॉट कंसीडर लिंक्स फ्रॉम एड्स। तो गूगल ये डिस्टिंग्विश कर सकता है बहुत आसानी से कि कौन से जो पेजेस हैं या कौन से लैंडिंग पेजेस हैं जहां से एड चल रहे हैं और कौन से ऐसे पेजेस हैं जो कि ऑर्गेनिक पेजेस हैं। तो एक्चुअली गूगल ये कहता है कि वो सारे एड्स के जो लिंक्स होते हैं वो नो फॉलो होने चाहिए, बट अगर एक्चुअली में आप उसको नो फॉलो नहीं भी करते हैं तो भी गूगल उसको आराम से समझ लेगा और उस लिंक का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। 14th बैकलिंक फैक्टर है होम पेज अथॉरिटी। लिंक्स टू अ रेफरिंग पेज होम पेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इवैल्यूएटिंग साइट्स अथॉरिटी, दस गिव्स अ स्ट्रॉन्ग रिलेवेंसी सिग्नल। तो अगर लिंक्स आपको मिल रहे हैं आपके होम पेज पे तो डेफिनेटली उसका ज्यादा अथॉरिटी, ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा एज कंपेयर टू अदर पेजेस। ऑल्दो ऐसा हमेशा नहीं हो पाता कि होम पेज पे आपको लिंक मिल पाए। होम पेज पे लिंक मिलने का मतलब है बेसिकली आपकी मेन जो वेबसाइट है, आपका जो डोमेन है, उसको डायरेक्टली लिंक मिल जाना। तो अगर आपकी वेबसाइट को डायरेक्ट रिलेवेंट लिंक मिल जाता है तो उसकी अथॉरिटी काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर पेजेस। 15th backlink factor है no follow links. Although Google says that they do not follow no follow links, still it's a relevant factor because कि एक्चुअली नो फॉलो लिंक्स गूगल ने इसलिए बनाए थे कि ऐसे लिंक्स जिनको एक्चुअली में आपने नहीं क्रिएट किया है, किसी और साइट से वो क्रिएट हुए हैं, तो गूगल बेसिकली उसको नेचुरल लिंक्स कंसिडर करता है। और अगर आपकी वेबसाइट पे सिर्फ डू फॉलो लिंक्स हैं तो गूगल को ये लगने लगता है कि आपने सारे लिंक्स क्रिएट किए हैं विद द इंटेंशन ऑफ इंक्रीजिंग द रैंकिंग, और इसलिए नो फॉलो लिंक्स होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा नहीं तो आप इसको 40-60 के रेशियो में रख सकते हैं। 40 नो फॉलो और 60 डू फॉलो। अगर आप ज्यादा रखना चाहते हैं डू फॉलो तो 30-70 भी रख सकते हैं, जिसको हमने देखा है जो कि एक्चुअली वर्क करता है। बट नो फॉलो लिंक्स गाइस होने चाहिए। गूगल ऑल्दो कहता है कि गूगल उसको कंसीडर नहीं करता, बट एक एस्पेक्ट से इनका फायदा होता है। नो फॉलो लिंक आपको ट्रैफिक तो देता है। नो फॉलो लिंक जिस भी जगह पे क्रिएटेड है वहां पे कोई क्लिक करेगा तो आपकी साइट पे आएगा, तो वो ट्रैफिक आपका एक्चुअली में काम करता है आपकी रैंकिंग को गूगल में बढ़ाने के लिए। गाइस, ये जरूरी नहीं है कि हम लिंक्स क्रिएट करें अपनी वेबसाइट को गूगल में हाई करने के लिए, रैंकिंग बढ़ाने के लिए। अगर आप एक भी लिंक क्रिएट ना करें और आप सिर्फ इस पे फोकस करें कि आपकी वेबसाइट पे किसी तरह से ट्रैफिक आ जाए, चाहे सोशल मीडिया से, चाहे फोरम से, चाहे अलग अलग तरीकों से, लोगों से उस चीज को शेयर करके अलग अलग मीडिया से, तो आपको कभी भी लिंक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट की रैंकिंग ट्रैफिक के बेसिस पे हाई हो जाएगी। धीरे धीरे आप अलग अलग कीवर्ड्स के ऊपर आप सर्च इंजन रिजल्ट्स पे अपीयर होने लगेंगे और इस तरीके से आपके पास ऑटोमेटिक बैकलिंक्स भी आने लगेंगे, क्योंकि जब आपकी साइट, आपके पेज की अथॉरिटी हो जाती है
कंटेंट को बहुत सारे लोग एक्चुअली एक्सटर्नल लिंक की तरह से अपनी वेबसाइट पे यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग विकिपीडिया का पेज यूज करते हैं, या आपकी फील्ड में कोई भी अथॉरिटी ब्लॉग है, अथॉरिटी ब्लॉगर है, आप उसकी साइट के कंटेंट को एज एक्सटर्नल लिंक रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। सिमिलरली अगर आप अपने कंटेंट को अथॉरिटी कंटेंट बना देते हैं तो आपको कभी भी बैकलिंक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज इसी के साथ चलते हैं हम अपने 16th बैकलिंक फैक्टर पे, और ये हमारा लास्ट पेज है। 26 बैकलिंक फैक्टर हम इस वीडियो में कवर करेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो 16th है डाइवर्सिटी ऑफ लिंक टाइप्स। इफ यू क्रिएट लिंक्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स देन इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल। अगर एक्चुअली आपके लिंक्स एक ही सोर्स से ज्यादा आ रहे हैं तो वो स्पैमी काउंट होता है, वो लगता है स्पैमिंग है। लाइक बहुत सारे लोग सिर्फ कमेंट बैकलिंक्स बना देते हैं, फोरम पे बैकलिंक्स बना देते हैं, क्योंकि बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है, तो वो एक्चुअली स्पैमिंग का सिग्नल है। तो इसलिए आपके जो लिंक्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, आर्टिकल्स में, गेस्ट पोस्ट में, कमेंट्स में, फोरम्स में। तो अलग अलग जगह आपके ये लिंक्स डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, नो फॉलो भी होने चाहिए, डू फॉलो भी होने चाहिए, तभी जाकर के वो एक्चुअली नेचुरल लिंक्स लगते हैं। और अगर अननेचुरल लिंक्स लगेंगे तो गूगल डेफिनेटली उसको वेब स्पैम में कंसिडर करेगा और कभी भी वो आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा, चाहे कितने भी लिंक्स आप बना लें, कितने भी अच्छे लिंक्स बना लें। तो 17th बैकलिंक फैक्टर है स्पॉन्सर्ड और यूजीसी टैग्स। तो गाइज आपको टैग्स का यूज करना चाहिए लिंक्स बनाते टाइम। जैसे कि हमने नो फॉलो डू फॉलो की बात की, उसी तरह से स्पॉन्सर टैग्स होते हैं। अगर कोई कंटेंट ऐसा है जो कि स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, एक्चुअली आपने वो कंटेंट इसलिए डाला है कि आपको उसके बदले में पैसा मिला है, तो वो स्पॉन्सर्ड कंटेंट कहलाता है, तो स्पॉन्सर्ड टैग का यूज होना चाहिए। अगर यूजीसी कंटेंट है तो उस पर यूजीसी टैग का यूज होना चाहिए। यूजीसी कंटेंट नॉर्मली एक यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है, जो कि एक्चुअली में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए नहीं है, बेसिकली प्रमोशन के लिए क्रिएट किया गया है। नॉर्मली इस तरह का कंटेंट आपको फोरम वेबसाइट्स पे मिलता है। तो गाइज these links are treated differently than do follow and no follow and acts as a signal। अगर एक्चुअली आप रेलेवेंट नेचुरल चीज क्रिएट करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि गूगल को ये बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि आपका ये कंटेंट स्पॉन्सर्ड है, अगर आप उसको नहीं भी बताएंगे तो ऐसा पता चल जाता है। और आप ये टैग नहीं यूज कर रहे हैं तो अगेन आपकी वेबसाइट सस्पिशन में आ जाएगी गूगल के बॉट्स में, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपकी रैंकिंग को इफेक्ट करेगी। 18th बैकलिंक फैक्टर है contextual links। links which are created in between content are called contextual links, और ये सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं गाइस। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कंटेंट के अंदर लिंक लेना चाहिए, किसी आर्टिकल के अंदर लिंक मिले तो वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, तो उसको हम contextual लिंक कहते हैं। और ये एक्चुअली उन लिंक से काफी ज्यादा पावरफुल होता है जो कि एक्चुअली कहीं पे भी हैं, जो फुटर में या साइड बार में या होम पेज पे हेडर के अंदर, तो उन सारे लिंक से ये कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है, और यही एक्चुअली रियल पावरफुल बैकलिंक होता है। 19th बैकलिंक फैक्टर है एक्सेसिव 301 redirects to a page। तो लिंक्स कमिंग फ्रॉम 301 redirection to a page loses some page rank, although एक्चुअली ये वर्क करता है, बट डेफिनेटली डायरेक्ट पेज से आना और वाया 301 रिडायरेक्ट आने के अंदर वो कुछ ना कुछ पेज रैंक को लूज कर जाएगा। 20th बैकलिंक फैक्टर है इंटरनल लिंक anchor text। anchor text which are on internal link carry less weightage than anchor text which are on external links। तो गाइज एक्चुअली में जो एंकर टेक्स्ट आप यूज करते हैं, जो आप इंटरनल लिंक्स क्रिएट करते हैं, उन पे जो आपका कीवर्ड एज एंकर टेक्स्ट यूज कर रहे हैं उसकी उतनी वेटेज नहीं होगी एज कंपेयर टू जो आप एक्सटर्नल लिंक्स क्रिएट कर रहे हैं उस पे एंकर टेक्स्ट को आप यूज करते हैं, तो उसके अंदर उसकी वेटेज डेफिनेटली ज्यादा होती है, क्योंकि जिसको आप एक्सटर्नल लिंक दे रहे हैं उसके लिए भी वो बेनिफिशियल होगा और आपके लिए भी वो बेनिफिशियल होगा। वो एक्चुअली एक रेलेवेंट सिग्नल की तरह काम करेगा, और रेलेवेंट एंकर टैग आप क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्दो इंटरनल लिंक्स के साथ भी आप रख सकते हैं कीवर्ड को। बट आप ये जानते होंगे शायद कि एक कीवर्ड के ऊपर एक ही लिंक को गूगल कंसीडर करता है एक आर्टिकल में, तो डेफिनेट सी बात है अगर वो लिंक एक्चुअली वो एंकर टैग्स वो कीवर्ड अगर एक्सटर्नल लिंक पे लगा होगा तो वो आपकी साइट के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा एज कंपेयर टू इंटरनल लिंक। 21st बैकलिंक फैक्टर है लिंक टाइटल एट्रीब्यूशन। लिंक टाइटल इज अ टेक्स्ट व्हिच अपीयर्स व्हेन यू होवर ओवर अ लिंक। कभी आपने देखा है कि आप लिंक पे जा रहे हैं, आपने नहीं करा तो एक बार करके देखिएगा कि वहां लिंक पे क्लिक करने के बजाय आप उसके ऊपर माउस से होवर करिएगा,
तो एक छोटा सा टेक्स्ट का एक लाइन, कुछ कंटेंट या कुछ वर्ड्स आपके पास अपीयर होंगे, तो उसे हम लिंक टाइटल बोलते हैं। तो गाइज लिंक टाइटल और एंकर टेक्स्ट दोनों डिफरेंट होते हैं। कभी भी लिंक टाइटल एंकर टेक्स्ट की जगह नहीं ले सकता है। एंकर टेक्स्ट की जो वेटेज है, जो पावर है, वो लिंक टेक्स्ट से कभी भी आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कभी भी वो एंकर टेक्स्ट जितना रेलेवेंट नहीं हो सकता है। तो जो लिंक जिस एंकर टेक्स्ट पे है वो एक्चुअली ज्यादा वेटेज कैरी करेगा एज कंपेयर टू लिंक टाइटल। 22वां बैकलिंक फैक्टर है कंट्री टीडीएल ऑफ रेफरिंग डोमेन। तो गाइस अगर आपका जो रेफरिंग डोमेन है वो आपके कंट्री टीडीएल पे है, मतलब आपकी कंट्री स्पेसिफिक टीडीएल पे बना हुआ है। मान लीजिए आपका ट्रैफिक यूएसए का है, आपका ब्लॉग यूएसए के ट्रैफिक को टारगेट कर रहा है, .com पे है, और आपको जो लिंक्स मिल रहे हैं वो .usa टीडीएल यानी डोमेन से मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्प करेगा उस कंट्री के अंदर उसको ज्यादा जल्दी रैंक कराने के अंदर, और ये उसकी काफी ज्यादा वेटेज आपको उसमें मिलती है। सिमिलरली मान लीजिए आपका ट्रैफिक, आपका ऑडियंस इंडिया में है, तो .in डोमेन से अगर आपको ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक्स मिलेंगे तो वो आपके लिए उतने ज्यादा बेनिफिशियल होंगे एज कंपेयर टू .com डोमेन। 23rd बैकलिंक फैक्टर है गाइस लिंक लोकेशन इन कंटेंट। लिंक लोकेशन ऑन टॉप ऑफ कंटेंट कैरीज अ हाई वेटेज एंड लिंक इन एंड ऑफ द कंटेंट। तो गाइस मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि आप कंटेंट यानी आर्टिकल के अंदर लिंक लीजिए, बट यहाँ पे अगर एक्चुअली आप जो लिंक है वो अगर आप कंटेंट के टॉप पे ले लेते हैं, यानी उसके स्टार्टिंग में ले लेते हैं, स्टार्टिंग मतलब पहली लाइन नहीं, बट स्टार्टिंग मतलब कंटेंट के बीच से, स्टार्ट के बीच में कहीं पे भी आप ले लेते हैं, तो डेफिनेटली उसकी वेटेज बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिंक एट द एंड, जो लास्ट में कंक्लूजन या उससे ऊपर अगर लिंक दिया जाता है उससे। तो आप कोशिश करिए कि जो लिंक आपको मिले वो आपको टॉप पे मिले, तो डेफिनेटली उसकी वेटेज कई गुना ज्यादा होगी। तो गाइस इसी तरीके से है लिंक लोकेशन ऑन पेज। तो इंपॉर्टेंस ऑफ लिंक ऑन टॉप ऑफ अ कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, एट द सेम टाइम लोकेशन ऑफ लिंक इज आल्सो इंपॉर्टेंट। लाइक कई बार लोग फुटर में, साइड विजेट में, हेडर में लिंक ले लेते हैं, तो मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया है कि वो एक्चुअली आपके लिए कोई खास बेनिफिशियल नहीं होता है। गूगल उसको ज्यादा कंसिडर नहीं करता है, और गूगल उसको बहुत कम ही लिंक्स को उसमें कंसिडर करता है। अगर मान लीजिए आपको बहुत सारे उस तरह के लिंक्स मिले हुए हैं, फुटर पे मिले हुए हैं एक ही किसी वेबसाइट से अलग अलग पेजेस पे, तो उसमें से सिर्फ एक लिंक को ही वो काउंट करेगा। 25th बैकलिंक फैक्टर है लिंकिंग डोमेन रेलेवेंसी। अ लिंक फ्रॉम अ साइट इन सिमिलर नीश इज सिग्निफिकेंटली मोर पावरफुल देन अ लिंक फ्रॉम कंप्लीटली अनरिलेटेड। तो ये तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि आप लिंक्स लीजिए हमेशा रिलेटेड साइट से, रेलेवेंट साइट से। इररिलेवेंट साइट से आया हुआ लिंक का उतना रेलेवेंस नहीं होता, उसका उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो फाइनल बैकलिंक फैक्टर है आज के इस वीडियो का पेज लेवल रेलेवेंसी। अ लिंक फ्रॉम रेलेवेंट पेज, दैट इज अ पेज हैविंग रेलेवेंट कंटेंट, इट नॉट जस्ट in a similar niche but with a similar line of content carries more value। जैसे मैंने आप लोगों से बात की कि अगर एक्चुअली आपका सिमिलर नीच भी है जिससे आप बैकलिंक ले रहे हैं उस वेबसाइट से, बट अगर आपका जो कंटेंट का टॉपिक है वो भी सिमिलर है, तो वो और ज्यादा वेटेज कैरी करेगा। तो वो एक्चुअली कई गुना ज्यादा वेटेज कैरी करेगा एज कंपेयर टू अ लिंक फ्रॉम अ सिमिलर नीच वेबसाइट, अगर कंटेंट की भी सिमिलैरिटी हो जाती है तो पहले तो ये है कि सिमिलर कंटेंट को लिंक कर रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ और एडिशनल वैल्यू मिल रही है, और एडिशनल वैल्यू आपकी साइड से मिल रही है, तो डेफिनेटली आपके लिए काफी पावरफुल सिग्नल हो जाता है। तो ये थे 26 बैकलिंक फैक्टर्स आज के इस वीडियो में। तो गाइज इसके आगे के 20 बैकलिंक फैक्टर्स हम देखेंगे आगे के वीडियो। तो गाइज आपने देखा ये 26 बैकलिंक फैक्टर्स जो आज हमने डिस्कस किए। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है, आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी पॉइंट पे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से इसको शेयर करिए जिससे कि उनका भी बेनिफिट हो पाए। और आपने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और भी इसी तरह के काम के वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि आपको मिस करें। इनफैक्ट इस सीरीज में भी अभी काफी सारे और वीडियोस बचे हुए हैं जिसको हम जल्दी ही एक एक करके लाने वाले हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।